वेलकम टू द डायरीज ऑफ सानवी एंड ईशानी। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो ना कि सिर्फ एक रिनाउंड फ्लॉटिस्ट है बल्कि उन्होंने इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह परफॉर्मेंस करके सबका दिल जीत लिया है। उन्होंने कई म्यूजिशियंस जैसे सुरेश वाडकर जी, अनुराधा पौडवाल जी, शंकर महादेवन जी के साथ कोलैबोरेट भी किया है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। He has won the Pandit Digambar Palaskar Award from Indian Music Association, Hyderabad, Maharshi Gandharva Award from Maharshi Gandharva Vishwa Vidyapeeth, Delhi, Silver Medal presented by the Honorable President Late Dr. Shankar Dayal Sharma, Rajiv Gandhi Memorial Award by the South Central Cultural Zone, Nagpur, Gold Medal by Indian Bank Association for Excellence in Art in the Banking Industry, felicitated by the University of Cambridge, felicitated by the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Prithviraj Chauhan ji. Performed internationally in France, Belgium, Malaysia, Singapore and Spain. Let's welcome Mr. Prashant Agnihotri ji to our podcast. Thank you so much for inviting me on your podcast. फ्लूट के साथ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए क्या होता है कि हर एक इंसान में इस धरती पे एक उसके जन्म के साथ में एक कला निर्मित की गई है। कहते हैं ना कि उसको एक सौंदर्य की एक शक्ति रहती है, कोई भी इंसान को, और जो सौंदर्यपूर्ण की जो शक्ति रहती है, सुंदरता, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना, तो उसी प्रकार पे ये जो एक सौंदर्य की जो एक उसको उपलब्धि मिली हुई है जन्म के साथ में, वही एक कला को जन्म देती है। आप बताइए मेरे को कि अच्छा देखना किसी को अच्छा ही लगता है, अच्छा पढ़ना किसी को अच्छा पढ़ना लगता है। तो वैसे क्या होता है कि हमारी बालावस्था में, वो मुझे बचपन में, कि जैसे मैं एक कॉन्सर्ट में गया, तो कॉन्सर्ट में मैंने हरिप्रसाद चौरसिया जी को बांसुरी बजाते हुए देखा नागपुर में। तो मुझे वो बांसुरी जो है वो मन को भा गई। ऐसा लगा कि हाँ, मैंने इसको सीखना चाहिए। वो बाकी भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे, तबला था, ऑर्गन था, बाकी भी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मुझे वो बांस का जो एक टुकड़ा है वो भा गया। तो मैं भी आने के बाद में बाजार से एक बांसुरी लेके आया। फिर उनमें से थोड़ा सा, पहले तो 8-10 दिन तो उसमें से आवाज़ निकालने में मुश्किल हुई, लेकिन वो बजाने का मुझे एक क्या कहते हैं उसको, कि एक जिज्ञासा तैयार होगी कि मैं बजा पाऊँ उसको, कुछ ना कुछ उसमें से निकाल पाऊँ। फिर कुछ दिनों के बाद उसमें से आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर उसमें धुनें बनाने लगा। तो जैसा मैं उसमें से धुनें बनाने लगा, कोई गाना बजाने लगा हूँ, तो फिर उसमें मुझे मेरी दिलचस्पी और बढ़ने लगी। और जैसी दिलचस्पी बढ़ी तो वही मेरे करियर का, वही लाइफ में, किसी की भी लाइफ में वही होता है कि एक टर्न आउट रहता है, एक टर्निंग पॉइंट रहता है कि मैं इसमें अपना करियर कर सकता हूँ। और फिर मैंने उसे अपना उस वाद्य में कि भाई निपुणता और उसमें एक स्टडी करने का मैंने ठान लिया, और वहीं से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो जर्नी स्टार्ट करते करते मैं सबसे पहले अकोला में, यहाँ पे एक सुधाकर प्रधान जी थे, उनके यहाँ बांसुरी सीखा। फिर यहाँ एक डॉक्टर मालती आगाशी थे, उनके पास म्यूज़िक सीखा।
और बाद में मुझे ऐसा लगा कि अपने को कुछ एडवांस उसमें सीखना है, तो देन आई हैड बीन टू बॉम्बे, और मुंबई में एक रमाकांत पाटिल जी थे, वो फिल्म इंडस्ट्री में फ्लूट बजाते थे, उनके पास मैंने फिर फ्लूट का एडवांस टेक्निक सीखा, और फिर अभी भी पढ़ना चालू है। कहीं भी लाइफ में मैं अभी सीख गया हूँ ऐसा नहीं होता है, आज भी मेरा फ्लूट का और बांसुरी का पढ़ना जो है वो निरंतर वो चलता रहता है। एजुकेशन के साथ आपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कैसे बैलेंस की? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या, कि एजुकेशन के साथ में किसी कला को हम लोगों ने संभालना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आज के ज़माने में तो बहुत है, क्योंकि आज के एजुकेशन में जो प्रणाली है उसमें काफ़ी स्टडी रहता है। लेकिन आज गवर्नमेंट ने भी बहुत उसमें, देखिए आप एक अभी गवर्नमेंट का एक सेंट्रलाइज एक एजुकेशन सिस्टम जो आया है, उसमें एक सब्जेक्ट आपको ऐसा लेना है कि जिसमें स्पोर्ट है या तो कोई आपकी छंद है, कला है, उसको आपको लेना है। लेकिन देखिए एक स्टडी के रूप में उसको लेना और एक परफॉर्मर और उसमें कोई मास्टरी पैदा करना और मास्टरी के हिसाब से उसको अडॉप्ट करना, एस्पाउस करना, ये दोनों चीज़ें अलग है। तो एजुकेशन के साथ में एक समय, जैसा हम लोग स्टडी के लिए समय निकालते हैं कि मैं 4 से 5 बजे तक स्टडी करूँगी, फिर 7 से 8 बजे तक स्टडी करूँगी, वैसे एक दिन में कहीं ना कहीं 1 घंटा हमारे लिए हमारा जो छंद है, मैं फ्लूट ही नहीं कहता, बांसुरी नहीं कहता हूँ, कोई भी छंद हो, कोई भी अब हमारी एक्टिविटी हो, उसके लिए हम लोगों ने देना चाहिए। हालांकि उसमें 1 घंटा हम लोगों ने देना, ये हमारे एजुकेशन के साथ में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी क्या कहते हैं कि हमारे एजुकेशन को अच्छी तरह से रन करने में वो बहुत हमको सहायता करते हैं, क्योंकि म्यूजिक का जो काम है वो क्या है, आध्यात्मिक एक काम है म्यूजिक का, जो मन को शांत करता है। और जब आपका माइंड एक स्टेबल रहे तो आप स्टडी में भी अच्छा कर सकते हो, स्टडी भी अच्छी तरह से कर सकते हो, उसमें भी मन लगा सकते हो, तो वो उसमें बहुत यूजफुल रहता है। बाय प्रोफेशन आप एक बैंकर हो, तो फिर आपने बैंकिंग के साथ म्यूजिक कैसे बैलेंस किया? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होता है कि every person has to acquire some professional qualifications or some employment to earn the money, to run the life। तो पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इस कला से आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात अलग है, लेकिन आप अच्छा एजुकेशन करके कहीं एक एम्प्लॉयमेंट करोगे, कोई क्वालिफिकेशन से एक बिजनेस करोगे जिससे लाइफ भी चलेगी। लाइफ किससे चलती है? लाइफ पैसों से चलती है ना, मनी मैटर्स। तो वो पैसा आने के बाद आपका लाइफ तो चल गया, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लाइफ क्यों जीना? लाइफ जीना पैसों के कारण, लेकिन लाइफ क्यों जीना है ना, वो क्या सिखाता है आपको? वो म्यूजिक सिखाता है ना। पैसा आपको लाइफ आपका रन करेगी, लेकिन मैंने लाइफ क्यों जीना है ये कौन बताएगा आपको? आपके हॉबी, आपका छंद। जैसा मुझे म्यूजिक बताती है, तो मैं बैंक में अधिकारी करके काम किया हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी करके काम किया है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें से भी मैं कुछ अपना एक समय निकाल लेता था। जैसा मेरा ड्यूटी 9 बजे से चालू होती थी, रात को 9 से 9:30 10 बजे मैं घर पे आता था, वर्कलोड बहुत होता था, लेकिन उसमें से भी ये मेरी हॉबी है, मुझे इसके लिए समय निकालना ही है, तो मैं अपना आधा और 1 घंटा 2 घंटा उसमें निकाल लेता था। तो इससे क्या होता है कि दिन भर का मेरा जो स्ट्रेस है ना, वो कम हो जाता है। आपकी जो हॉबी है आपके दिन भर का स्ट्रेस आपको कम करती है। इट विल नॉट स्टैंड एज एक्सर्शन करके खड़ी नहीं होगी, वो आपका स्ट्रेस कम करने के लिए खड़ी होगी। और दूसरी बात क्या होती है, आप देखिए, आप जिस प्रोफेशन में हो, जिस एम्प्लॉयमेंट में हो, बिजनेस में, आपके पास एक अलग कला है, एक आप यूनिक हो, आप 100 में से एक अलग हो, तो आपकी पहचान अलग रहती है। आपके यहाँ पे समझो जिस कॉर्पोरेट में आप काम करोगे आगे, वहाँ पे अगर 100 लड़के हैं, लड़कियाँ हैं,
उनमें से आप में कोई हॉबी है तो आप उन 100 में से अलग रहते हो, है ना? तो यू विल बी द आई ऑफ द पीपल, यू विल बी द आई ऑफ द मॉब। वो आपको देखते रहेंगे, 100 लोग आपको देखते रहेंगे। आपके सीनियर्स भी आपको एक नज़र से वही देखेंगे कि ये 100 में से कुछ अलग है। तो एम्प्लॉयर आपको इसमें मदद करेगा ही, हेल्प करेगी। मैं जब बैंक में काम करता था तो बैंक ने मुझे काफ़ी इसमें मेहनत, काफ़ी हेल्प किया, मदद किया। मैं IBA में जाता था, कहीं बाहर जाता था, तो उसके लिए छुट्टियाँ वगैरह ये मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। और भाई कहाँ जा रहे हो? तो मुझे मद्रास जाना है प्रोग्राम के लिए, कोई कॉम्पिटिशन है। तो उनको लगता है इन्होंने जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर या तो आप जहाँ काम करते हो उनका भी नाम बढ़ा होता है। जैसे MS धोनी रेलवे में थे, तो किसका नाम बड़ा होता है? उनका तो होता ही है, लेकिन भारतीय रेल का भी नाम बड़ा होता है। तो प्रोफेशन के साथ में एक समय निकाल के अपने हॉबीज को पूरा करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और किसी के पास पढ़ना, हम कहते हैं ना, टीचर आपको पढ़ाते नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते नहीं, आप टीचर से पढ़ते हो। टीचर क्या है? एक बहती गंगा है ना? इट इज अ फ्लो ऑफ वाटर, एक नदी बह रही है, ज्ञान की, नॉलेज की एक रिवर बह रही है। उनमें से आप कितना निकाल पाते हो, कितना आप कलेक्ट करते हो और अपने लिए कलेक्ट करते हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि आपके इतने सारे फ्लूट्स हैं, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन? देखो, ये जो बांसुरी है, एक बनाने वाले अलग है, बजाने वाले अलग है। हो सकता है बजाने वाले कहीं कुछ ऐसे लोग होंगे जो बांसुरी को बना भी पाते हैं, लेकिन ऐसे भी कोई लोग हैं जो केवल बांसुरी बनाते हैं लेकिन बजा नहीं पाते, केवल बनाने के हिसाब से उनको बजाते हैं। अब ये बांसुरी जो है, बांसुरी का मेन स्रोत क्या है? बाम्बू। तो ये बाम्बू, ये वहीं मैक्सिमम बनती है, या तो वहाँ से उसका इनकलकेट होती है जहाँ पे बाम्बू सबसे ज़्यादा बनता है ना? हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बाम्बू कहाँ बनता है? असम। वेरी गुड। तो असम में जो है, और इसमें भी एक प्रक्रिया रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने वही बाम्बू ले लिया और उसको फ्लूट बना दिया, वैसा नहीं होता है। उस बाम्बू में एक प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस करते हैं। बाम्बू काटने के बाद में उसको होलो बनाते हैं। होलो बनाने के बाद में इस सीज़न के हिसाब से उसको स्टोर करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ताकि उसमें कोई क्रैक ना हो। फिर एक बार वो सीजन ये बन गया बाम्बू, फिर उसमें छेद करके उसमें फ्लूट बनाई जाती है। और एक छेद आपका अगर खराब हो गया तो ये बाम्बू खराब हो जाता है। इसमें अनेक प्रकार के रहते हैं, छोटा फ्लूट रहता है, बड़ा फ्लूट रहता है। जैसे उसको ऑक्टिव बोलते हैं म्यूजिक में, कि हम लोअर लेवल पे जैसे बजाते हैं तो उसमें हम बेस का फ्लूट उसको बताते हैं। जैसे ये फ्लूट है, ये बेस का फ्लूट रहता है ना? ये क्लासिकल के लिए यूज होता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो है एक सोलो परफॉर्मर जो रहता है, 2-2.5 घंटे या तो 2 घंटे का, 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस करना है, तो ये इसके लिए बड़ा एक क्लासिकल में किसी रागदारी करना है, तो फिर हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसका यूज इंडस्ट्री में भी होता है। आप फिल्मों में देखिए, छोटा छोटा पीसेस रहता है फ्लूट के अंदर में, तो वो फ्लूट के पीसेस जो है ये छोटे फ्लूट के अंदर से निकलते हैं। ये बहुत यूज़फुल है। तो ये इसका यूज सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में होता है। और कोई धुन बजाना है तो इसमें होता है। और लेकिन भाई कोई क्लासिकल बजाना है, 1.5 घंटे का आपका एक रिसाइटल है, आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है स्टेज पे, तो उसके लिए ये बड़े फ्लूट का यूज होता है। हमने छोटे फ्लूट की आवाज़ सुनी, वो बहुत मधुर थी। अब बड़े फ्लूट की भी सुननी है एक बार। बिल्कुल।
हो? इसके लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज? बहुत अच्छे। देखिए कि हमारा जो भारत है, इसने सबसे पहले दुनिया को क्या दिया? योग। योग किसने दिया? भारत ने दिया। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस योग को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया। आज देखिए कि दुनिया भर में उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि भाई इस योग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो इट कैन बी द हीलर मिसाइल, है ना, हीलर मिसाइल इन पर्टिकुलरली माइंड के और इसके संदर्भ में एक हीलर मिसाइल है वो। तो वो आपको इसमें भी बहुत यूजफुल है कि प्राणायाम अपने आप में फ्लूट बजाना एक प्राणायाम है, और म्यूजिक में भी एक प्राणायाम करके ट्रीट होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रीथिंग जो है वो एक स्टेबल रहता है, तो वो बहुत फ्लूट के लिए यूजफुल रहता है। और किसी भी कहीं स्पोर्ट्स में भी वो यूजफुल रहेगा, आपकी स्टडी में भी यूजफुल रहेगा। तो ये प्राणायाम आपको म्यूजिक में क्या, स्पोर्ट्स में क्या, और किसी भी एक्टिविटी में आपको यूजफुल रहेगा। जो साइंटिफिकली बोलते हैं कि म्यूजिक इज अ स्ट्रेस बस्टर, तो उसका अपने हमारे लाइफ पे क्या असर पड़ता है? म्यूजिक जो है, देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो दुनिया में उसके ऊपर रिसर्च है, ना बल्कि भारत में लेकिन दुनिया भर में उसमें रिसर्च हो रहा है। अभी हाल ही में एक पुणे का जो हॉस्पिटल है, उन्होंने अभी एक कोई ब्रेन का हॉस्पिटल है बड़ा, तो उसमें एक म्यूजिक थेरेपी करके उन्होंने एक यूटिलाइज किया, और उनको इतना अच्छा इफेक्ट आया उसका, क्योंकि म्यूजिक में कहीं ना कहीं कंपन है। आप जानते हो कंपन तो जिसको कहते हैं ना, तो एक कंपन होता है, और कंपन जो है एक बॉडी का ऐसा एक पार्ट है हमारे ब्रेन का कि हमारे ब्रेन में जो न्यूट्रॉन बनता है, तो न्यूट्रॉन के लिए हमारे एक मैसेजिंग जो सिस्टम रहती है वो कंपन के आधारे होती है। और म्यूजिक में वो एक ऐसा मेडिसिन है, म्यूजिक में वो एक शक्ति है, म्यूजिक में वो चैलेंज लेने की कैपेसिटी है कि आपके ब्रेन को या तो आपके माइंड को इस तरह से वो स्टेबल कर सकता है कि उसके कंपनों द्वारा। इसलिए म्यूजिक में डेफिनेटली दुनिया में जब रिसर्च होगा, मैं आप लिख के देता हूँ कि आने वाले साल में द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या द एनी टाइप ऑफ इंडियन म्यूजिक विल बी द healing missile in the disease of related to brain और psychology। गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है ऐसी एक्टिविटीज में जिससे नेक्स्ट जनरेशन भी एनकरेज हो? गवर्नमेंट का हर बार सपोर्ट रहता है। अब देखिए गवर्नमेंट का तो बहुत सपोर्ट रहता है। गवर्नमेंट में एक सेपरेट एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अलग डिपार्टमेंट भी है। केवल बांसुरी ही नहीं, तो म्यूजिक के अंदर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, बांसुरी हो, सतार हो, गाना हो, इसके लिए एक अलग से गवर्नमेंट के देखो पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का ज़माना था, उस समय भी राजाओं को कलाकारों को एक राजाश्रय करके मिलता था ताकि वो अपना कला में अपना समय बिता पाए। क्योंकि कला में ये कला ऐसी है कि जिसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिन भर में 24 घंटे में आप 10 या 12 घंटे दोगे तब बहुत अच्छी तरह से कलाकार आप बन पाओगे। कोई आधा और 2 घंटा देने से आपको बहुत उसमें मास्टरी आएगी ऐसा कुछ नहीं। आप जितने भी बड़े बड़े लोग देखोगे ना, तो उन्होंने अपने 24 घंटे में से 10 या 15 घंटे उसमें दिए हैं। तो ये 15 घंटे अगर वो देगा तो बाकी क्या करेगा? 8 घंटे 6 घंटा तो सोना है उसको। तो गवर्नमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट उन्होंने डेवलप किया हुआ है ताकि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल सके, उनको कहीं कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध कर देना, है ना। फिर आपके अचीवमेंट होने के बाद में आपको कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देना, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य रहता है। और गवर्नमेंट और इसमें आपकी एक बार मास्टरी होने के बाद में आपकी जो कला है उस कला को
अप्रिशिएट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अवार्ड्स भी डेवलप किए हैं। आप देखिए पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, लता जी को भारत रत्न मिला, पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न मिला, पंडित बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न मिला हुआ है ना। ये म्यूजिक के लोग हैं, इन्होंने अपनी तपस्या की है, अपना जीवन का बहुमूल्य समय जो है वो इस कला के क्षेत्र में दिया हुआ है। तो वो कला के क्षेत्र में गवर्नमेंट आपको अच्छी तरह से आपको एक एम्प्लॉयर की माध्यम से कहो या तो अवार्ड के माध्यम से, तो आपको अप्रिशिएट करेगी और करती है। पुराने गाने वो बहुत मधुर होते हैं और जो न्यू गाने बन रहे हैं अभी वो न्यू टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं ना, तो फिर वो बजाने में कोई फ्लूट पे उसको फ्लूट पे बजाने में कोई परेशानी होती है क्या? पुराने गाने जो थे वो एक शास्त्रीय संगीत का बेस लेके बनाया करते थे, जैसे शंकर जयकिशन हो गए, मदन मोहन साहब हो गए, तो या तो फिर एस.डी. बर्मन साहब हो गए, कल्याण जी आनंद जी हो गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो गए। तो इन्होंने गाने बजाते समय एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक राग हल्का सा लेके गाने बने। अभी भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ही बेस लेके नए गाने बनते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और अभी काफ़ी चेंजेस हो गए कि देखिए आप अभी मॉडर्न ज़माना आ गया, हम लोग दुकान से मॉल पे आ गए, मॉल से बड़े मॉल पे आ गए, है ना। तो वैसे ही म्यूज़िक का होता है, वह म्यूज़िक में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी आ रही है ना। तो वो हिसाब से गाने जो बनते हैं तो उसका जो म्यूज़िक स्टैंडर्ड है वो भी उसके हिसाब से बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाने हम लोग नहीं बजा पाते या तो फिर अच्छे, या वो एक स्टडी का माध्यम भी है कि भाई ऐसे टेक्नोलॉजी में इस अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को किस प्रकार हम प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए। एक सिंपल है ना। लेकिन इसे मैं और एक एडवांस पद्धति से जो बजाऊंगा, एक टेक्नोलॉजी अलग है। तो हमें इसमें और नए गाने जो बन रहे हैं वो नहीं बजेंगे ऐसा नहीं होता है।
कौन? बांसुरी के फील्ड में सबसे फेमस पर्सनालिटी कौन है? बांसुरी के फील्ड में भारत में सबसे पहले बांसुरी जहाँ कहते हैं ना कि भाई ये एक लोक संगीत यानी फोक संगीत जो रहता है ना, वहाँ से इंस्ट्रूमेंट बाहर आया है। लेकिन इसको सबसे पहले डेवलप किया है कि एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट करके पंडित पन्नालाल घोष करके थे, कलकत्ता के। उन्होंने इसको एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट करके लोगों के सामने लाया। उसके बाद में काफ़ी लोग इसमें रिसर्च करते हुए आए हैं, जैसे पंडित रघुनाथ सेठ हो गए, केशव गिंडे जी हो गए। इन लोगों ने इसमें काफ़ी बदलाव भी किए। जैसे जैसा ज़माना बदलता है ना, वैसे वैसे वाद्य को भी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट उन लोगों ने किए, बजाने में इम्प्रूवमेंट किए, वाद्य में भी इम्प्रूवमेंट किए। तो वो हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट बहुत सुधरने लगा और एक प्यूरिस्ट की तरफ जाने लगा। अभी फिलहाल बाद में उसमें हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी थे। इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को ना बल्कि भारत में लेकिन पूरी दुनिया के अंदर, ताकि दुनिया बांसुरी को जब देखती है तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये नाम को देखती है, क्योंकि उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसी तरह से फैलाया और ऐसी तरह से बजाया, बहुत रिसर्च किया और ऐसे बजाया। उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण करके उनको अभी दिया हुआ है। और वो तो हमारे गुरु समान है। तो वो बांसुरी अगर नाम लेना है तो पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया। आपके हिसाब से भारतीय संगीत का फ्यूचर क्या है? भारतीय संगीत का फ्यूचर तो ब्राइट है। ये पूछना ही नहीं चाहिए कि भारतीय संगीत का फ्यूचर क्या है, क्योंकि अगर फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर अगर कुछ बनाना है आपको म्यूजिक के अंदर में, तो केवल भारतीय संगीत ही है पूरी दुनिया में। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि पूरी दुनिया भर के अंदर में भारतीय संगीत का रिसर्च हो रहा है कि उसमें ऐसी क्या ताकत है, ऐसा क्या उसमें केमिस्ट्री है, कि उसमें रिसर्च हो रहा है कि भारतीय म्यूजिक में ऐसा कुछ है कि जो मन देखो हम लोग कहते हैं ना मेडिटेशन, है ना, जिसको हम हिंदी में आध्यात्म कहते हैं, मेडिटेशन। भारतीय संगीत में देखो भगवान को मानना नहीं मानना ये बात अलग है, लेकिन भगवान नाम की कोई एक शक्ति है, somebody is there, है ना। तो भारतीय संगीत में एक ये पावर है और म्यूजिक में कि आपको एक मनुष्य को और ईश्वर के बीच में का जो फासला है वो कम करने की उसमें एक पावर है। और आध्यात्म का पूरा जो स्रोत है, जो कंप्लीट स्टैंड है, वो किसके ऊपर है? मेडिटेशन के ऊपर है, मन के ऊपर है कि मन को स्थिर, अब मन स्थिर रहेगा तो इंसान स्थिर रहेगा, इंसान स्थिर रहेगा तो चार बातें वो सोच पाएगा, चार बातें सोच पाएगा तो कोई कल्टीवेशन कर पाएगा, अगर कल्टीवेशन करना है तो कोई यूनिक सोचेगा, अगर कोई यूनिक सोचेगा तो करियर करेगा, और अगर करियर करेगा तो फ्यूचर बनेगा। फ्यूचर की चेन ही वही है। फ्यूचर ऐसे नहीं बनता है कि बाजार चले गए फ्यूचर लेके आए। फ्यूचर आपको बनाना पड़ता है, बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रयास के लिए क्या होना है? पागलपन लगता है, और पागलपन के लिए स्टडी भी लगता है, समय भी लगता है। ये सब चीजें आपस में सब मिली हुई है। तो भारतीय संगीत का फ्यूचर तो ब्राइट ही ब्राइट है, दुनिया के लोग बजा रहे हैं उसको। हमने आपके साथ इतने बातें की और आपने बहुत कुछ शेयर भी किया, तो जाते जाते और कुछ सुना दिए। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ में बातें करते हुए, और पर्टिकुलरली आपके एज के हिसाब से मैं जो बातें कर रहा हूँ, और आपके ये एज में रहने के बाद में भी ऐसी चीज़ें कि भारतीय संगीत या तो बांसुरी के बारे में कहीं लोगों को बताना, और वो उन लोगों को इस माध्यम से म्यूज़िक की तरफ लाने का जो आपके चैनल का जो प्रयास है वो भी सराहनीय है और बहुत अप्रिशिएट। तो जाते जाते मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और फॉर योर करियर। और मैं जाते जाते एक बढ़िया सा एक किशोर कुमार जी का एक बढ़िया सा गाना आपको बजा